Hello everyone, I am Purnima and today we will discuss the previous year question and we'll try to analyze it. See, हम पढ़ तो लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और भी सोर्सेज पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर हमें समझ नहीं आता कि जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट, राइट? कई बार एग्जाम्स में जो डेटाज आ जाते हैं, जो फैक्चुअल डेटाज आ जाते हैं, उनको देख करके हम घबरा जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, ये फैक्चुअल डेटा तो हमने पढ़ा ही नहीं था. So in this video we'll learn, even if those type of data are coming, how we have to analyze our information that we have gathered while studying. तो घबराना नहीं है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. जब भी आप कोई डेटा देखो या फिर कोई ऐसा टर्म देखो जिससे कि आप फेमिलियर नहीं हो, जस्ट ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस. जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर. Okay, so this video is very important. I have picked certain questions जो कि आपकी NCERT से आए हैं ज्योग्राफी में पिछले कुछ सालों में, पिछले like 5-4 years में जितने भी कुछ questions जो आए हैं NCERT से डायरेक्टली, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी. और आप भी साथ में क्या करना है, आपको एनालाइज करना है. See, I can just give you the guidance, right? कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, but ultimately you have to do it, right? So let's analyze it. And you can open your NCERT books also. जो भी आपकी 4 बुक्स हैं आपके NCERT की 11th के और 12th के, just have that with you so that we can do it easily. Okay, so let's begin. See this question: with reference to the Indus River system of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of the which joins the Indus direct. So among the following, which one is such river that joins the Indus direct? See, that's why I say this. योर एनसीईआरटीज के मैप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अगर आपने सिर्फ बस इस मैप को देखा होता, ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में ड्रेनेज जो चैप्टर है, दिस मैप इज गिवन इन यू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. सो उसने आपने बस इस मैप को देखा होता, यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी. देखिए यहाँ पे ये जो ब्यास है, ब्यास आपकी मिलती है सतलज से, ठीक है? सतलज से मिलती है, ब्यास यहाँ पे हो गई खत्म. अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी इंडस है, ठीक है? इंडस के नीचे है आपकी झेलम, राइट? झेलम है, उसके जस्ट नीचे यू विल फाइंड दिस चेनाब. तो झेलम और चेनाब जो है वो मर्ज कर जाती है. फर्दर ये झेलम चेनाब जो मर्ज कर चुकी है वो आगे जाएंगी और आगे जाके ये किससे मिलती है? दिस विल मर्ज विथ योर रावी, ठीक है? तो ये तीनों जो रिवर हैं, दैट इज झेलम, चेनाब एंड रावी, दे हैव मर्ज नाउ दीज 3 रिवर्स विल फाइनली मर्ज इनटू योर सतलज, राइट? सतलज में मर्ज करेंगी एंड दिस सतलज देन इट विल फाइनली पोर इनटू एंड इट विल जॉइन योर इंडस, ठीक है? So the most expected answer of this question will be Satluj. अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसका आंसर चेनाब दिया हुआ है, but according to the NCERT or the information that is available, Satluj should be the most expected answer. We'll check it. जब आपकी आंसर की आ जाएगी, we'll check from there also. But for now, I think this Satluj should be the most expected answer. Okay? So these maps are very important. आप इस maps को जरूर देख लीजिए और try to enjoy while you are seeing these maps. Try to enjoy it while you are learning, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने मैप खोल लिया and you are pressurizing yourself कि ये भी याद करना है, ये भी याद करना है. रोज 10 से 15 मिनट मैप खोलो, just try to learn it, ठीक है? बिल्कुल लाइट मोड में. You don't have to take pressure. Okay? Now see this question: with reference to the water on the planet Earth, consider the following statement. Now this is again asked from your NCERT. आपका NCERT का चैप्टर है वाटर, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का क्लास 11 की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की. तो ये जो टेबल है, ये टेबल में दिया हुआ है. तो लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड द लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है? तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आप ग्राउंड वाटर का देखेंगे तो दिस इज अराउंड 0.6%, ठीक है? एंड 9.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर. बट व्हेन यू आर सीइंग दिस लेक्स, दिस इज 0.125 और इसका कितना है? 0.01 है. स्ट्रीम्स एंड रिवर्स का फाइनली इधर और भी ज्यादा कम है, ठीक है? तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज आपका ग्राउंड वाटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू योर लेक्स एंड रिवर्स. द सेकंड ऑप्शन इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप आइस कैप्स एंड ग्लेशियर को देखेंगे तो दिस इज व्हाट 2.05. So this is correct. The answer will be your 2 only. So see, you have to read NCERT in this way. Even if some tables are given, कुछ tables अगर दिए हुए हैं तो don't ignore it. That table is also important, especially अगर distribution है किसी चीज का, concentration है किसी चीज का. So do memorize those things. Okay, so these are very important. Now see this question. So among the following, which one is the least water efficient crop? See here, मैं आपको कुछ suggest करना चाहूंगी. जब आप
एग्रीकल्चर पढ़ें, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो जो आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक है आपकी क्लास 12th की, वो प्लस 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ठीक है, उसमें भी एक चैप्टर है दैट इज योर एग्रीकल्चर. So whenever you are reading this agriculture, try to finish these two chapters from your NCERT first. उसके बाद ही आप इधर उधर जाएंगे, जैसे कि आप को देखना है कि मेजर कंसंट्रेशन कौन कौन सी क्रॉप्स का है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं रैंकिंग में, एरिया वाइज हमारी क्या रैंकिंग है, सो दैट यू विल सी लेटर. फर्स्ट आपको ये देखना है कि आपको ये जो दो चैप्टर्स हैं आपकी एनसीईआरटी की 10th और 12th की, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस वहां से आए हैं. आई विल शो यू हियर आल्सो. So among the following, which one is the least efficient crop? Sugarcane, sunflower, pearl millet, red gram. So this sunflower, pearl millet and red gram, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होगी कि these types of crops जो हैं, जो sunflower एक तरह का kind of oilseed, so these will require very less water, right? इनकी cultivation में बहुत कम water की जरूरत होती है. So when you are comparing these three with the sugarcane, the amount of water that is required for the cultivation of sugarcane is much more higher than your these three crops. So least water efficient crop will be your sugarcane. ठीक है? Now see this question. Again this is from your agriculture. The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. So कौन सी crop है? So this is your cotton. Again, this chapter, this is the chapter from agriculture from your 10th NCERT. ठीक है, 10th NCERT है ज्योग्राफी की, वो आपको देख लेना है. तो यहाँ पे आप ये लाइन अगर देखते हैं, दिस इज योर कॉटन, कॉटन वाला पार्ट है. यहाँ पे अगर आप ये लाइन देखते हैं, 210 frost free days are required for the cultivation of cotton. So यहाँ से आप इजिली आपको ये पता चल जाता है अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होता तो. ठीक है, सो इग्नोर नहीं करना है एनसीईआरटी को. एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है एनसीईआरटी को. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर OMT, which of the following statement is or are correct? सी अब OMT को देख करके बहुत लोग घबरा गए होंगे कि यार ये टॉपिक तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा ही नहीं है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, जब भी कभी इस टाइप के टॉपिक्स आए आपको घबराना नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी काम इन योर एग्जामिनेशन हॉल और यू हैव टू जस्ट apply all the information that you have gathered till now. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, OMT is measured up to the depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January to March. ठीक है, अगर आपको थर्मोक्लाइन का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है, पहली चीज ये कीजिए 26 डिग्री सेल्सियस है at the depth of 129 meter. This is next to impossible. क्यों? क्योंकि 26 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर. ट्रॉपिकल एरियाज में भी कभी कभी ही कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही आपको ये 26 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा बहुत ऊपर आपको मिल जाता है सरफेस वाटर. तो ये 26 डिग्री सेल्सियस ये बोल रहे हैं 129 मीटर ऑफ डेप्थ, वहां पे ये आपको बोल रहे हैं. तो दिस टू कांट बी ट्रू एट द सेम टाइम. ईदर दिस 26 डिग्री सेल्सियस विल बी करेक्ट और दिस 129 मीटर विल बी करेक्ट. ठीक है, अगर हम थर्मोक्लाइन की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो दिस अगेन दिस फिगर इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जो कि आपका वाटर वाला चैप्टर है, इंडिया फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में. तो ये जो देखोगे आप, यहाँ देखो आप, ये 24 डिग्री सेल्सियस है सरफेस वाटर का टेम्परेचर. 100 to 200 से आपकी थर्मोक्लाइन स्टार्ट हो जाती है. थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन इज एन एरिया जहां पे ये जो टेम्परेचर है दैट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग रैपिडली. ठीक है, सो इट विल डिक्लाइन रैपिडली. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो this thermocline area, this temperature is declining after this 1000 meter. This is again declining, but the rate of decline or the rate of decrease in temperature will be bit less. ठीक है, तो इस एरिया में 129 मीटर की डेप्थ में आपको ये टेम्परेचर मिल ही नहीं सकता है. तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, जस्ट फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज यू कैन मार्क इट रॉन्ग. Then OMT collected during January and March can be used in assessing whether the amount of rainfall in the monsoon will be less or more than a certain long-term mean. So this is very general statement. इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है. This is very general statement क्योंकि मानसून के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो we do measure the ocean की जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है, we do measure it and then we come to the conclusion कि मानसून जो है वो आपका कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है. So this is very general statement. अगर आपने थोड़ा बहुत ही वाइल्ड गेस किया होता तो यू कुड हैव मार्क्ड दिस क्वेश्चन इजीली.
ठीक है, आई वुड नॉट से कि दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, बट हाँ अगर आपने सोच के थोड़ा बहुत किया होता तो यू वुड हैव मार्क दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ सी दिस हियर. Consider the following statement: jet streams occur in northern hemisphere only. So we know that jet stream जब हम पढ़ते हैं तो ये northern and southern hemisphere दोनों में आपको मिलता है. So this is not the phenomena of just your northern hemisphere. तो आपको दोनों जगह मिलेंगे. So this is wrong. Only some cyclones develop an eye. This is true क्योंकि tropical cyclones में आपको eye मिलती है. ठीक है, you will not find this eye in your temperate cyclone. There will be no eye in it. ठीक है, so this is wrong. तो आपने 2 को eliminate किया. Then finally here, the temperature inside the eye of the cyclone is nearly 10 degree lesser than that of the surrounding. Again आपने ये data देखा, आप घबरा गए कि again हम कैसे इसको implement करेंगे. So you just have to be calm, you have to apply your common sense. हम अगर cyclones की बात करें, see, so this is your low pressure area. ठीक है, this is your high pressure, relatively high pressure area. So wind will always flow from where? High pressure towards your low pressure. ठीक है, इतना तो पता है हमें. This is very common thing. तो ये जो low pressure area, ये जो I वाला area, this is calm. This is calm. And relatively जो इसकी temperature है, the temperature will be high. ठीक है, from these surrounding areas. Suppose this is your 1012 pressure है यहाँ पे, and then 1008, 1004, then your 1000, then your 996. ठीक है, सो अगर आप देखेंगे प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर आपका हाई प्रेशर से इधर नीचे की ओर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रिलेटिवली हायर टेम्परेचर होगा विद एज कंपेयर टू योर सराउंडिंग एरियाज. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज what this statement saying, the temperature inside the eye of the cyclone is nearly lesser. So this is not lesser, this is relatively higher. ठीक है, तो this statement is also wrong. So you have only 2. ठीक है, now see this question. Consider the following pairs, famous places and river: पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी एंड मलप्रभा. अगेन आपने ये क्वेश्चन देखा और आपको लगा कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये सारी चीजें. सी जब हम विजयनगर अंपायर पढ़ते हैं तो वहां पे हमने हम्पी के बारे में कई बार पढ़ा होगा. ठीक है, हम्पी जो है बहुत बार एनसीईआरटी में मेंशन है. इट इज लोकेटेड नियर तुंगभद्रा. ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के पास ये लोकेटेड है. तो अगर आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, you have your answer 1 and 2. ठीक है, so just try to apply your information जो भी आपके पास है उसको आप implement करने की कोशिश करो. दूसरी चीज ये मैं बोलूंगी, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में जब आप हिस्टोरिकल साइट्स पढ़ते हो, try to have basic idea about the geography of that particular location because that is very important. क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे कई बार कि आपको हिस्ट्री की प्लेस दे देंगे एंड फिर वो ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछते हैं क्वेश्चन. So you don't have to read anything in isolation. कुछ भी आप आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते. You have to study. आपको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़नी है. ठीक है. See here another question. Famous place and reason. बोध गया, बागेलखंड. So Peninsula Plateau हमने पढ़ा. So बोध गया is in your Bihar, right? तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. इसको आपने किया गलत. फिर आप आते हैं खुजराहो, बुंदेलखंड. This is correct. सिद्धि विदर्भ, नासिक, मालवा. ठीक है, अगेन नासिक मालवा इज इनकरेक्ट क्योंकि नासिक जो है वो आपके महाराष्ट्र में है. मालवा हमने उस दिन देखा था पेनिनसुलर प्लेटू जब हम पढ़ रहे थे कि वो ऊपर वाले एरिया में है. ठीक है, सेंट्रल इंडिया में है. ठीक है, तो अगर आपने 4 को एलिमिनेट किया, यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट दिस 4. यू हैव दिस योर आंसर 2 and 5 ओनली. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली, दिस खुजराहो इज योर हिस्टोरिकल साइट एंड दिस बुंदेलखंड इज योर ज्योग्राफिकल लोकेशन. सो इंटर रिलेशन, जो इंटर रिलेट करके पूछने की हैबिट है यूपीएससी की. सो ट्राई टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट geography when you are reading the history. Okay, see this question. Consider the following statement. This was asked in year 2018. So the earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, suppose we don't know about this statement. The second statement is when the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% of oxygen and no carbon dioxide. Again आपको लगा कि this 54% data is bit complex. See, initially जब एटमॉस्फेयर इवॉल्व हो रहा था तो ऑक्सीजन बहुत बहुत कम था. इनिशियली हमारे पास क्या था? We have this water vapor, we have this CO2. So these things were in high concentration. ऑक्सीजन बहुत ही लेस था. तो अगर आपने इसको 2 को एलिमिनेट किया, you have this
We have this 1 and 1 and 3. So when third option is when living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. So this is correct. Okay, 1 and 3 only will be the answer. So again, this is again directly from your NCERT, जो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें चैप्टर 2 है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. उसमें इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई हैं, लाइन टू लाइन यू विल फाइंड इट. ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, यू डोंट हैव टू इग्नोर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको क्लियर रखो एटलीस्ट. ओके, सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो. कुछ हमें आए थे कमेंट्स की वी हैव टू स्टडी दिस क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. सो डेफिनेटली विल ट्राई टू हैव दोज वीडियोस. सो ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी को इग्नोर मत कीजिए. ओके, so bye bye and take care. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.